फर्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनम ऑफ एनामुलस। एनामुलस का एंटोनम बताना है। एनामुलस होता है बेसिकली अब नॉर्मल, जो नॉर्मल शख्स ना हो, बेकायदा हो, जिसे ठीक तरीके से चीजें, पॉइंट ऑफ व्यू जिसका ठीक ना हो, या फिर वो अंडरस्टैंड ठीक तरीके से ना करता हो, चीजों को ठीक तरीके से ना देखता हो, सो उसे एनामुलस कहते हैं। इसका एंटोनम बनता है विजुअल। विजुअल। इसके मजीद भी एंटोनम्स हैं जैसे नीचे दिए गए हैं। इसका एंटोनम नॉर्मल भी बनता है, अगर नॉर्मल आ जाए तो वो लगाना है। ऑर्डिनरी भी बनता है, स्टैंडर्ड भी बनता है, यूजुअल भी है, कंफर्मिंग भी है, और रेगुलर भी है। दीज आर द एंटोनम्स ऑफ एनामुलस। नेक्स्ट है एंटोनम ऑफ ब्रेविटी। ब्रेविटी क्या होता है? ब्रेविटी बेसिकली कहते हैं इख्तिसार को, मुख्तसर कर देना, किसी भी चीज, बड़ी चीज को शॉर्ट कर देना, कंसाइज कर देना, टर्सीनेस कर देना, शॉर्टनेस कर देना, ब्रीफनेस कर देना। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेविटी। ब्रेविटी इख्तिसार करना, मुख्तसर कर देना, शॉर्ट कर देना, कंसाइजनेस कर देना, टर्सीनेस कर देना, या ब्रीफनेस होता है। ये सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। अब उसने पूछा है एंटोनम्स, तो एंटोनम्स इसका बनता है प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्सिटी बहुत लंबा, लंबी चीज को कर लेना। ये शॉर्टनेस दिया हुआ है, ट्रेशियंस है, ये बेसिकली शॉर्टनेस, तो इसका सिनोनिम बनता है, लेकिन उसने एंटोनम्स पूछा है, सो एंटोनम इसका ए ऑप्शन है। इसके एंटोनम्स और भी हैं। लॉन्ग वाइडेडनेस भी होता है, वर्बोसिटी भी होता है, डिफ्यूजनेस भी होता है, और प्रोलिक्सिटी भी है। यही हमारा राइट ऑप्शन है, ए इज द राइट ऑप्शन। प्रोलिक्सिटी, बढ़ा देना, लंबा कर देना, किसी चीज को बहुत लंबा खींच जाना। बुक्स रीडिंग इन चाइल्डहुड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। काफी इजी है ये बुक्स रीडिंग। बुक्स रीड नहीं आता ग्रामेटिकली, बुक्स बीइंग रेड इन चाइल्डहुड ये भी नहीं आता, सेंस ही नहीं बन रही। बुक्स रीडिंग इन चाइल्डहुड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बुक्स, किताबें पढ़ना चाइल्डहुड में बहुत ही दिलचस्प हुआ करता था। चूज द करेक्ट एनालॉजी फ्रॉम। एनालॉजी आपने गौर अच्छे तरीके से करनी है। ये इंग्लिश में एनालॉजी पोर्शन काफी डिफिकल्ट होता है। एनालॉजी जो होता है, ये देखना होता है कि जो शुरू में सेंस बन रही है फर्स्ट और सेकंड की, थर्ड और फोर्थ की सेंस भी वही बननी चाहिए। अगर फर्स्ट सेकंड सिनोनिम्स हैं, नीचे भी सिनोनिम्स हों। और अगर फर्स्ट सेकंड एंटोनिम्स हैं तो नीचे भी एंटोनिम्स होने चाहिए। अगर फर्स्ट सेकंड एक दूसरे का पार्ट है, मींस एक छोटी चीज है, दूसरा बड़ी चीज है, लेकिन है उसका पार्ट, तो जो ऑप्शन होते हैं उसमें भी हमने यही सीक्वेंस देखना होता है। सो इसमें ए ऑप्शन है, काउंट डाउन, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच। काउंट डाउन जो होता है वो लंच से पहले का टाइम पीरियड होता है बेसिकली। सो ये प्रिसीड कर रहा है लंच को, और ब्रेकफास्ट भी लंच से पहले होता है, सो ब्रेकफास्ट प्रिसीड्स लंच। ए इज द राइट ऑप्शन। बाकी सैंडविच है, डिनर है, ये लंच से पहले तो नहीं होता, ना ही इसका कोई सीक्वेंस बन रहा है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। चूज एनालॉजी पेयर, पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी। अब देखें एंटोनिम्स आया है। पॉवर्टी गुर्बत होता है, और प्रॉस्पेरिटी खुशहाली होती है, खुशहाल होना। अब ये एंटोनिम्स हैं, पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी। इसका एनालॉजी क्या बनेगा? इंटेलिजेंस, स्टूपिडिटी। एक तरफ जहानत है, दूसरी तरफ बेअकल है, बेवकूफ है। इंटेलिजेंस, स्टूपिडिटी is the correct answer. C is the right option. To सर be, ये चीजें समझ नहीं आती। to be, जी कुछ पूछना है किसी ने? हाँ सर, मैंने कहा ये जब भी क्या मतलब समझा, ये चीजें समझ नहीं आती, पेड़ कैसे बन जाता है इसको। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलें या माइक करीब करके बोलें, आवाज ठीक नहीं आ रही। जी। मैंने कहा जब ये समझाया ना वो समझ नहीं आया, पीछे दो सवाल। कौन सा क्वेश्चन? ये ये एनोलॉजी। एनोलॉजी, ये फर्स्ट वाला। हम्म। हम्म। ये 54 है, देखें। चूज
राइट एनोलॉजी फ्रॉम, राइट एनोलॉजी बनानी है। बेसिकली ये काफी टफ क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं होता। ये देखें, सैंडविच लंच नहीं बनता। आप दूसरी सीक्वेंस क्योंकि कंप्लीट है, आप वो देख लें, ये आपको आ जाएगा। दूसरी सीक्वेंस जो कंप्लीट है उसको देखें, ब्रेकफास्ट लंच। ब्रेकफास्ट नाश्ते को कहते हैं, लंच दोपहर का खाना। ब्रेकफास्ट लंच, एक सीक्वेंस ये बन रहा है। अब दूसरा देखें, ऑप्शन हमारे पास एक काउंटडाउन दिया गया है, सैंडविच दिया गया है, डिनर दिया गया है, या नन ऑफ दीज है। अब सैंडविच लंच ये सीक्वेंस ब्रेकफास्ट और लंच से तो नहीं मिलता कभी भी। डिनर लंच, डिनर बाद में होता है, लंच पहले होता है। सो ये सीक्वेंस भी नहीं बन रहा, क्योंकि उसमें ब्रेकफास्ट पहले था ना, नाश्ता पहले होता है। जो चीज पहले हो वो फर्स्ट आएगी, जो चीज बाद में हो रही है वो बाद में आएगी। सो लंच से पहले क्या होता है? अब लंच से पहले नो डाउट ब्रेकफास्ट होता है। अब ब्रेकफास्ट तो हम लगा नहीं सकते, इसलिए उसने ऑप्शन में डाला है कॉर्न डॉन। कॉर्न डॉन्स मीन्स नाश्ते, जब हम उठते हैं तो वो हमारा टाइम पीरियड होता है जो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए लगा देते हैं। मीन्स कि हमें जल्द अज जल्द नाश्ता करना है, अब हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। सो कहीं भी आपने ऑफिस जाना है, ड्यूटी पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो काउंट डाउन होता है कि इतना टाइम पीरियड है हमारे पास, इसमें हमने अपना ब्रेकफास्ट करना है। सो ये ब्रेकफास्ट से सीक्वेंस को रिलेट कर रहा है। सो काउंट डाउन इस वजह से लंच, ब्रेकफास्ट लंच, क्योंकि जो बाद में सीक्वेंस बना है वही बनाना है। सो काउंट डाउन आएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। टू बी ओल्ड एज द हिल मीन्स, टू बी ओल्ड इतना बूढ़ा होना, एज द हिल्स जैसा कि पहाड़ हैं। अब देखें, मैं आपको काफी जब ईडीएम पढ़ाए थे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ईडीएम होते हैं मोस्टली, जितने मैक्सिमम जो ईडीएम्स हैं वो अपना मीनिंग खुद ही बता रहे होते हैं, अगर आप उसको उसके मीनिंग को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें तो। अब ये है टू बी ओल्ड एज द हिल, इतना बूढ़ा होना, इतना पुराना होना जैसा कि पहाड़ है। अब यही बन रहा है इसकी जो ट्रांसलेशन अगर हम करें तो। इसमें बी ऑप्शन बनेगा, टू बी वेरी एशियंट, बहुत पुराना होना। अब ये अपना मीनिंग खुद दे रहा है, टू बी ओल्ड एज द हिल्स, इतना बूढ़ा होना, इतना पुराना होना कि जैसा कि पहाड़ हैं। पहाड़ साथ सारे कई सौ साल, कई हजार साल तक कायम ही रहते हैं। सो टू बी वेरी एशियंट, बहुत कदीम होना, बहुत पुराना होना। बी इज राइट ऑप्शन। ही डाइड ऑफ कोरोना या कोविड। अब डिजीज की वजह से डेथ हो जाए तो आपको ऑफ बताया था, ऑफ आता है। अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाए तो इन आता है। इस वजह से डाइड ऑफ आया, ही डाइड, ही इज डाइड ऑफ कोरोना, ही इज डाइड ऑफ मलेरिया, ही इज डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ही इज डाइड ऑफ कैंसर। सो डिजीज की वजह से है, इस वजह से ऑफ आया। ये प्रीपोजिशन बहुत ही इजी हो जाएंगे अगर वो मेथड जो मैंने आपको कराया है उसे बार बार रिपीट करें, जो भी आपके लिए प्रीपोजिशन आएगा बहुत इजी हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ इरेडिकेट इज, इरेडिकेट कहते हैं किसी भी चीज को जड़ से खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना। तो इसका जो सिनोनिम बनता है एलिमिनेट बनता है। एलिमिनेट, जड़ से उखाड़ना, खारिज कर देना, बिल्कुल सफाए हस्ती से मिटा देना। तो इसके सिनोनिम्स कुछ और भी हैं, एक्सटर्मिनेट भी होता है, एक्सटिरपेट भी होता है, और अपरूट भी होता है। सो ये सिनोनिम्स भी, इनको भी याद करते जाना है, क्योंकि और ऑप्शन में ज़रूरी नहीं कि ये एलिमिनेट ही आए। सो ये भी आ सकते हैं। इस वजह से जब भी हमें वोकैबरी करनी चाहिए या कोई भी चीज़, हमें डिटेल से चीज़ करनी चाहिए, ताकि वो जो रेलिवेंट ऑप्शन है हो सकता है नेक्स्ट पेपर में ना हो, और जो आए हुए हों उनके मीनिंग आपको ना आते हों, फिर आप कभी भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के पोर्शन को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, चाहे एग्ज़ाम पेपर पढ़ते हैं, इसके लिए आपकी वोकैबरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज से हम वोकैबरी स्टार्ट करेंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी करेंगे, और बहुत ही डेप्थली करेंगे, डिटेल से। एक ही सिनोनिम्स के कई कई हम सिनोनिम्स करेंगे, एंटोनिम्स भी करेंगे। तो उसको गौर से आपने पढ़ते जाना है और सारी चीज़ें उसकी कवर करनी है। द सिनोनिम्स ऑफ फ्रेजाइल इज, फ्रेजाइल बेसिकली कहते हैं कमज़ोर को, वीक,
कमजोर। अब जरूरी नहीं एग्जाम में वीक आए, उसमें ब्रेकेबल भी आ सकता है, उसमें डेलिकेट भी आ सकता है, उसमें फ्रेल भी आ सकता है, फ्रेजाइल भी होता है, सेंसिटिव भी होता है, टेंडर भी कमजोर को कहते हैं, नेग्लिजिबल भी कमजोर ही होता है। सो इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। ब्रेकेबल जो कि तोड़ा जा सके, अब तोड़ा उसको जाता है ना जो चीज कमजोर हो, ताकतवर चीज तो कभी नहीं टूटती। डेलिकेट बहुत नफीस होना, फ्रेल कमजोर होना, फ्रेजिबल नाजुक, सेंसिटिव हसास, टेंडर कमजोर, नेग्लिजिबल बहुत ही हसास किस्म का। सो ए इज द राइट ऑप्शन, बी का आएगा। इट इज अ टाइम टू गो आउट, इट इज अ टाइम टू गो आउट। अब ये टाइम हो गया, हमें बाहर जाना चाहिए। घर से बाहर हो सकता है, किसी रूम से बाहर हो सकता है। इट इज अ टाइम टू गो आउट, अब टाइम हो चुका है, हमें बाहर जाना चाहिए। इट इज अ टाइम टू गो आउट, ए इज द राइट ऑप्शन। वेंट आउट नहीं होता, गोइंग आउट नहीं होता, सो टू गो आउट। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर होता है, बेसिकली ये प्रोवर्ब है, ज़र्बुल मिसल है। डोंट जज बुक, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक को, वैसे इसका जो लफ्जी मतलब बनता है, किसी भी बुक को उसके कवर से नहीं जांचना चाहिए कि ये खूबसूरत लग रही है या नहीं लग रही, इम्पोर्टेंट है या नहीं है। कवर से तो कभी भी पता नहीं चलता ना। इसी तरह कहते हैं, किसी भी इंसान की एबिलिटीज को अगर आपने देखना है तो फिर उसका सतही तौर पे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। उसके उसकी डेप्थ में जाना चाहिए कि इसके पास कितना नॉलेज है, कितना काबिल है। कुछ लोग होते हैं बड़ी पोस्ट ले जाते हैं और बहुत से लोग समझ रहे होते हैं कि बस इसको सिफारिश की वजह से मिल गई है, इसके पास कुछ भी नहीं है। बट दे डोंट नो दैट हाउ ही इज कैपेबल, हाउ मच नॉलेज ही हैज। अब दिन रात की मेहनत होती है उनके पीछे जो उन्हें इतना काबिल बनाती है। नो डाउट वो ज्यादा स्पोकन नहीं होते, बहुत ज्यादा गैरलस नहीं होते, जगह जगह पे बात नहीं करते, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटीज होती हैं। तब जाके तब जाके वो इतनी चीजें कवर करते हैं। सो इसका यही मीनिंग बनता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बी इज द राइट ऑप्शन। हु विजिटेड सऊदी अरेबिया resist in condition between countries brief to Prime Minister Imran Khan ago and after agree to visit Saudi Arabia। देखें, ये कह रहा है कि किसने रेजिस्ट किया था जो कंडीशन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान चल रही थी, कौन गया था वहां सऊदी अरब में, और फिर उसने इमरान खान को कहा था कि अब आप आ जाएं विजिट के लिए, एग्री हो जाएं। वो कमर जावेद बाजवा थे, बेसिकली जो आर्मी चीफ थे, अब तो वो चले गए हैं, बी ऑप्शन बनता है। सो ये पहले सऊदी अरब गए थे, उस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब में थोड़ी सी आपस में जो रिलेशनशिप हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई थी। फिर इमरान खान इतना ज़्यादा उनसे, उनकी टॉक नहीं थी इंटरनेशनल लेवल पे। सो कमर जावेद बाजवा विजिट करने के लिए गए थे, और इन्होंने जब कंडीशन को भांप लिया और बच्चे बड़े अच्छे तरीके से इन्हें प्रोटोकॉल मिला, फिर इन्होंने इमरान खान को कहा कि आप भी विजिट करने के लिए आ जाएं। सो बी इज द राइट ऑप्शन, कमर जावेद बाजवा गए थे पहले। द थर्ड स्टेज ऑफ रॉस्टो मॉडल इज, रॉस्टो मॉडल की तीसरी स्टेज क्या थी? अब रॉस्टो मॉडल क्या चीज है, पहले तो ये हमें आना चाहिए। ये जो रॉस्टो है, बेसिकली ये बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट था। इसने कुछ मॉडल दिए थे। वो कौन से मॉडल थे? इसने 1960 में इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए 5 मॉडल दिए थे। वो कौन सा था? पहला इसने कहा था कि ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये पहला मॉडल दिया था कि हमें लिमिटेड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा अर्निंग, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करने चाहिए। पहला था ट्रेडिशनल सोसाइटी होनी चाहिए। फिर कहा कि टेक ऑफ करने के लिए प्रीकंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या कमर्शियल या एक्सप्लोटेशन किस तरीके से करनी है, एग्रीकल्चर सिस्टम को किस तरह से बेहतर इंप्रूव करना है ताकि वो इंडस्ट्रीज की हेल्प करें, रॉ मटेरियल वहां से लाया जाए, इंडस्ट्रीज की हेल्प हो। और फिर तीसरा था टेक ऑफ करना, टेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एग्रीकल्चर से, ये चीज़ें की प्रोडक्शन हो रही है, इनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, ये तीसरा था टेक ऑफ। चौथा था ड्राइव टू मेचोरिटी,
पांचवा था एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। बेसिकली इसने यही पांच सिस्टम दिए थे रॉस्टो ने इकोनॉमिक ग्रोथ के 1960 में। पहला ट्रेडिशनल सोसाइटी था, दूसरा प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ, थर्ड था टेक ऑफ, फोर्थ था ड्राइव टू मेजॉरिटी, एंड फिफ्थ था एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसने कहा है थर्ड स्टेज ऑफ रॉस्टो मॉडल इज टेक ऑफ। अभी हमने पढ़ा है कि तीसरी जो स्टेज थी रास्टो मॉडल की वो क्या थी, वो यही थी टेक ऑफ करना। मींस जो हमारी इकोनॉमी है हम उसको बेहतर तभी कर सकते हैं जब इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ठीक तरीके से काम करेगा, और जो हमारी आवाम है उनको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए ताकि वो नेशनल इकोनॉमी भी बहुत हाई लेवल की हो और उनकी भी ग्रोथ हो। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हों ताकि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं ये हायर से हायर लेवल पर जाती रहें। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो हर किसी को जॉब दे सके। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ उसने कहा कि हमें आना चाहिए ताकि हमारी जो इकोनॉमी है नेशनल इकोनॉमी उसकी ग्रोथ हो सके। तो तीसरा बी ऑप्शन है टेक ऑफ। टू हाई टाइड्स and two low tides of nearly equal level each lunar day is called semi-diurnal tide। देखें ये आपके सामने पिक भी है, ये वेव्स जा रही हैं, दो हाई टाइड्स हैं ऊपर जा रही हैं एक दरमियान वाली लाइन से, और दो नीचे आ रही हैं फिर ऊपर जा रही हैं फिर नीचे, इस तरह से। इसको क्या कहते हैं, इसको सेमी डिurnal टाइड कहते हैं। बेसिकली ल्यूनर एक्लिप्स में ऐसा होता है, नॉर्थ अमेरिका के कुछ एरियाज हैं वहाँ पे ऐसा होता है चांद गिरन के वक्त। सो जो टाइड्स हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेमी डिurnal टाइड कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन। अब जो न्यू स्टूडेंट थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये उनके ऊपर से ही गुजर गया था। अब चूंकि आप ये चीज रीड आउट कर रहे हैं अच्छे तरीके से इसे तैयार कीजिएगा ताकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी आप ग्रैब कर सकें उनको। अब ये तो बहुत सिंपल है, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.01 आता है। बहुत ही इजी है ये तो। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 8 इज। मीन प्रोपोर्शनल याद रखिएगा, जितनी भी अमाउंट हो, फॉर एग्जांपल ए है या बी है, पहली को ए समझ लें दूसरी को बी समझ लें, इनको मल्टीप्लाई करना है उसके बाद इनका स्क्वायर रूट ले लेना है, उसे मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 16 आता है। 16 का स्क्वायर रूट लें क्या आता है, 4 आता है। यही हमारा 4 राइट ऑप्शन है। अब मीन प्रोपोर्शनल वो कह देता है यहाँ पे 8 and 8 दोनों 8 8 हैं, तो क्या करेंगे 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 64 बन जाता। 64 का स्क्वायर रूट लेते तो 8 ऑप्शन आता। लेकिन उसने मीन प्रोपोर्शनल पूछा है 2 and 8 का, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बनता है। 16 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 बनता है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। द एवरेज एज ऑफ फ्रेंड्स इज 23। तीन दोस्त थे, फॉर एग्जाम्पल एक की एज 21 थी, 22 थी, दूसरे की 23 थी, तीसरे की 24 थी। ऐसे अज्यूम कर लें उनका एवरेज लिया है। जब एवरेज लेते हैं तो क्या करते हैं, तीनों एज को जमा कर देंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे, वही 23 बनता है जो उसने बता दिया है कि एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 23। तीन दोस्त थे उनकी एवरेज उसने निकाली है वो 23 निकली है। Even if the age of fourth friend is added to the average become 23। अगर चौथा भी ऐड कर देते हैं तब भी उनकी एवरेज 23 ही बनती है। तो 23 बनेगी, इसका मतलब चौथा जो है वो भी 23 साल का है, इस वजह से उसकी एवरेज 23 ही रहेगी। अब नीचे देखें, इसको तो बहुत ही सिंपल है, यही बी ऑप्शन ही आता है। 23 आपने फौरन क्लिक कर देना है। अगर इस तरीके से आप नहीं करते, ये देखें, या फिर ये तीन फ्रेंड थे, 23 इनकी एवरेज निकली है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 69 बनेगा। अब चौथा उसने ऐड कराया है, फोर्थ फ्रेंड ऐड हुआ है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 23 कितने होते हैं, 92 बन जाते हैं।
अब इसी 92 में से 69 को लेस कर देंगे तो 23 ही हमारा ऑप्शन आता है। इट मींस जो फोर्थ ऐड हुआ है उसकी एवरेज भी 23 थी। बहुत ही सिंपल है, 23 ही आता है। अगर इस तरीके से नहीं करते, वहीं से आपको पता चल जाता है कि एवरेज एज ऑफ थ्री फ्रेंड इज 23। तीन दोस्त थे, उनकी एवरेज निकाली है, 23 ही बनी है। चौथे की एज जो है वो भी ऐड करके देखिए, उसने कहा है कि उसकी एवरेज भी 23 है। तो सिंपल ही है, 23 आपने क्लिक कर देना है। in a set in a set S is equal to 0 2 4 5 9। एक सेट है S। S मीन्स सेट जिसमें पांच वैल्यूज हैं, 0 है, 2 है, 4 है, 5 है, 9 है। which number is skip in the set, the average remain average is same। इनमें से कौन सा नंबर है जो कि हम स्किप कर दें तो एवरेज हमारी सेम रहेगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ये हम काफी दफा कर चुके हैं एवरेज का। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, पांच है, पांच पे डिवाइड कर देंगे। अब सम ऑफ नंबर क्या है, 0 है, प्लस 2 है, तीसरा कौन सा था, 4 है, 5 है, 9 है। सो इनको ऐड करेंगे, टोटल बनते हैं 20। और डिवाइड किसके पे करेंगे, पांच हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच वैल्यूज हैं, पांच पे डिवाइड कर देंगे। पांच पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आता है। 4 हमारी एवरेज आती है। अब देखें, 4 इसमें से किसको निकालें तब भी एवरेज 4 ही आए, तो 4 को ही निकालना पड़ेगा ना। अब देखें, 4 को निकाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तब क्या एवरेज बनती है, एवरेज इज इक्वल टू 4 को निकाल दिया, बाकी क्या थे, 0 था, 2 था, 5 था, 9 था, ये चार बच गए ना, 4 को तो निकाल दिया। अब इनको ऐड करें तो 16 बनता है, 16। अब चार वैल्यूज हैं, चार पे डिवाइड करेंगे तब भी 4 ही आता है। सो किसको निकालेंगे तो एवरेज सेम रहेगी, 4 को निकाल भी दें तब भी एवरेज हमारी सेम बनती है। तो ये क्वेश्चन है, ये बी इज द राइट ऑप्शन। if a is equal to 3, b is equal to 2, a over 3 है और b over 3 है, b over 2 है, then find the value of 3a plus 2b over 3b minus 2a। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखें, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास a की वैल्यू होना जरूरी है, फिर b की वैल्यू होगी। उनकी वैल्यू होगी तभी हम इसमें पुट कर सकेंगे, 3a 2b में और 3b 2a में। अब ए और बी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकलेगी, ये जो a ओवर 3 है और b ओवर 2 है। अब ये इसको हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, कंसेप्ट यूज जो अलजबरा में कैलकुलेशन आप करते आए हैं पांचवी छठी में, क्या होता है, a ओवर 3 इज इक्वल टू b ओवर 2। जब इस तरह की सिचुएशन आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, और b क्या बन जाएगा, 3b बन जाएगा, क्योंकि a ओवर 3 था इज इक्वल टू b ओवर 2 था। सो यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2a बन जाएगा, ये 3b बन जाएगा। यहाँ पे बना हुआ है 2a 3b। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, b की वैल्यू कितनी है, 2 है। सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। अब यही जहां पे a आए या b आए हमने पुट कर देनी है वैल्यू। वैल्यू पुट किस में करनी है, 2a प्लस 3b में, डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b में। सो यहाँ पे 2 था, 2 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 लिख देंगे, प्लस का निशान था, प्लस आ जाएगा। फिर 3 है, 3 आ जाएगा, b की वैल्यू 2 है, 2 आ जाएगा। जस्ट पुट करना है, बटा 3 की जगह 3 आ जाएगा, a की जगह 3 आ जाएगा, माइनस 2 वैसे ही कर देंगे, और b की वैल्यू 2 है। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 6 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 6 होता है। और 3 माइनस 3 9 होता है, उसमें से माइनस कर देंगे 4। 9 माइनस 4, 6 प्लस 6 कितने होते हैं, 12। 9 में से 4 जाएं कितने बच जाएंगे, 5।
सो 12/5 हमारा आंसर निकला है, यही हमारा राइट ऑप्शन है। बी इज द राइट ऑप्शन। The pamphlet Now or Never was written in 1933 by Chaudhry Rahmat Ali। एक रिसाला था, Now or Never, बहुत इंपॉर्टेंट पैम्फलेट था जिसे 1933 में चौधरी रहमत अली ने लिखा था। अब चौधरी रहमत अली के बारे में और क्वेश्चन आते हैं कि ये पैदा कब हुए थे। 1897 में पैदा हुए थे, बालाचौर में, जो कि एक कस्बा था हिंदुस्तान में, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट था पंजाब में, और ब्रिटिश इंडिया में। अब इनकी डेथ कब हुई थी? 1951 में, कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड में, यूके में। सो ये इंग्लैंड भी आता है ऑप्शन में, यूके भी आ जाता है, कहीं कैम्ब्रिज भी आता है। सो ये आपको पता है, इंग्लैंड को ही यूके कहते हैं और कैम्ब्रिज वहाँ पे है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जहाँ पे है वहीं पे दफन है। अब ये जो पैम्फलेट था नाउ और नेवर, इसमें चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज किया था। ये क्वेश्चन आता है काफी एग्जाम में। रिसाला असबाब बगावत हिंद वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। रिसाला असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। आसार सनादीद भी सर सैयद अहमद खान ने, और तहजीबुल अखलाक भी। अब सर सैयद अहमद खान बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थे जिन्होंने हमें ब्रिटिशर से आज़ाद कराया, हिंदुस्तान से सेपरेशन करवाई। ये इनका बहुत बड़ा रोल था। सो इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। बेसिकली सर सैयद अहमद खान एक इंडियन मुस्लिम रिफॉर्मर थे, फिलोसफर थे, बेसिकली एजुकेशनिस्ट थे 19th सेंचुरी के। आप 1817 में पैदा हुए दिल्ली में, 1898 में आपकी डेथ हुई थी अलीगढ़ में। आप जो थे, शुरू शुरू में मुसलमानों को उस वक्त चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए, कि हिंदू और मुसलमान एक पेज पे खड़े हों और ब्रिटिशर्स का मुकाबला करें। बाद में आपको पता चला कि नहीं, जो हिंदू है ये किसी का साथ नहीं दे सके। फिर इन्होंने कहा कि आप अलहदा हो जाएं, और आपने कहा कि मुसलमानों को उस वक्त पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। फिर आपने कहा कि एजुकेशन की तरफ आप आपके तमाम जो मुसलमान हैं एजुकेशन की तरफ आएं। आप टू नेशन थ्योरी के बहुत बड़े फाउंडर थे। ये आता है हु वाज द फाउंडर और फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी, तो आपने सर सैयद अहमद खान लगाना है। आपने एलएलडी की डिग्री हासिल की हुई थी। देखें, पहले एलएलबी होता है ग्रेजुएशन के बाद, फिर एलएलएम होता है, फिर एलएलडी होती है। एलएलडी डॉक्टरेट ऑफ लॉ, डॉक्टरेट ऑफ लॉ की डिग्री होती है एलएलडी। आपने एडनबर्ग से किया था 1898 में। इसके अलावा आप 1838 में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। फिर आप 1867 में जज भी बने स्मॉल काजेस कोर्ट में। फिर वहां से 1876 में रिटायर हो गए थे। आपने 1859 में एक इदारा बनाया जिसका नाम गुलशन स्कूल था मुरादाबाद में। फिर विक्टोरिया स्कूल बनाया गाजीपुर में 1863 में। साइंटिफिक सोसाइटी बनाई 1864 में। फिर 1875 में MAO कॉलेज बनाया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि बाद में 1920 में जाके यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार कर लिया, और ये साउदर्न एशिया में सबसे बड़ी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी थी। सो आपने बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की थी, एजुकेशन की तरफ लेकर आए। बाद में आपने कहा था आप पॉलिटिक्स की तरफ जाना, क्योंकि पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड कर लें, ताकि आप हायर लेवल पे अपनी बात जो पेश करने जाएं, आप कुछ आता भी हो, आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। The Battle of Taran was fought between Mahmud Ghori और and पृथ्वी चौहान। बैटल ऑफ तारैन बेसिकली दो हुई हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तारैन 1191 में, जिसमें महमूद गौरी हार जाते हैं, पृथ्वीराज जीत जाता है। फिर अगले साल महमूद गौरी दोबारा आते हैं 1192 में, जिसे सेकंड बैटल ऑफ तारैन भी कहा जाता है, जिसमें महमूद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। सो यहाँ से महमूद गजनवी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रहता है। फिर 1206 में उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके अंडर जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जो उनका जर्नेल होता है,
वो फिर इक़्तिदार संभालता है, वहां से ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1206 से और 1290 तक रहती है। which is not a multitasking operating system। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग इनमें से कौन सा नहीं है? मल्टीटास्किंग सिंगल टास्किंग सिस्टम होता है, दूसरा मल्टीटास्किंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर में पढ़ाया होगा आपको। सिंगल टास्किंग जो होता है वो एक ही वक्त में एक काम को सर अंजाम देता है। जो मल्टीटास्किंग सिस्टम होता है वो एक ही वक्त में कई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? डीओएस नहीं है। डीओएस कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंगल टाइम में सिंगल ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि डिस्क से रिलेटेड है कि किस तरीके से फ्लॉपी डिस्क काम करेगी, हार्ड डिस्क ड्राइव से रिलेटेड, ऑप्टिकल डिस्क से रिलेटेड, और फिर इनका फाइल सिस्टम को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, रीड करना, राइट करना, ये जो स्टोरेज डिस्क होती है उससे रिलेटेड इसका काम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो इट इज अ सिंगल टास्किंग नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सो बी इज द राइट ऑप्शन। द कैपेसिटी ऑफ कंपैक्ट डिस्क इज, कंपैक्ट डिस्क जो होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB होती है कंपैक्ट डिस्क की। बेसिकली ये 4.7 इंचेस की होती है और जिसमें 650 MB से लेकर 700 MB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। सो सी ऑप्शन आएगा, 700 MB। द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू सेव डाटा इन डिस्क। ये जो डिस्क आप लेकर आते थे, पहले पुरानी डिस्क होती थी, वीसीआर में लगती थी या लैपटॉप में भी सीडी रोम होता था, उसमें जो डिस्क लगती है उसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है किस टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टोर होता है? बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है? लेजर की तरह शुआएं ही होती हैं जो जिससे वो डाटा स्टोर किया जाता है। तो बी ऑप्शन आएगा, लेजर टेक्नोलॉजी, जो कि बीम के थ्रू लाइट यहाँ पे जाती है, ऑप्टिकल एम्पलीफायर प्रोसेस होता है, फिर जाके ये जो डाटा है डिस्क में स्टोर होता है लेजर के थ्रू। बी इज राइट ऑप्शन। द ग्राफिक्स and text can be seen clearly on print layout। ग्राफिक्स और टेक्स्ट को अगर आपने देखना है, फॉर एग्जांपल आपने एमएस वर्ड पे कोई पैराग्राफ या कोई ऐसे राइट किया है, आप फिर उसको देखना चाहते हैं कि ये दिखता कैसे है प्रिंट निकालने से पहले। सो प्रिंट लेआउट में देखेंगे ना, प्रिंट लेआउट एक ऑप्शन होता है, कंट्रोल पी दबाएंगे, फिर वहां पे ऑप्शन आता है प्रिंट लेआउट, उस पर क्लिक करेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि ये दिखता कैसा है, इसमें पैराग्राफ कैसे बने हुए हैं, कोई लाइंस दूसरी तरफ तो बाहर तो नहीं निकली हुई। सो ये प्रिंट लेआउट से पता चलता है, प्रिंट टाइटल से नहीं चलता, नॉर्मल से नहीं चलता, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं आएगा, प्रिंट लेआउट से पता चलता है। विच इज इंक्लूडेड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर इनमें से क्या चीज इंक्लूड है? मदरबोर्ड है बेसिकली, बी ऑप्शन। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? एक डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो कि फिट हो जाए या उसी डेस्क के ऊपर या उसके अंडर आ जाए, उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ये डिफरेंट इसमें डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू ये इंटरेक्शन करता है। और क्या क्या चीज़ें डेस्कटॉप कंप्यूटर में आती हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है और मदरबोर्ड होता है। सो मदरबोर्ड ऑप्शन है, कीबोर्ड और माउस नहीं है। अगर कीबोर्ड होता, मदरबोर्ड ना होता तो हम वो लगाते, माउस होता तो वो लगाते। अब मदरबोर्ड इन तीनों में से ऑप्शन मदरबोर्ड है तो हम बी ऑप्शन क्लिक करेंगे, मदरबोर्ड ही आएगा। मदरबोर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्किट बोर्ड भी इसे कहते हैं कंप्यूटर में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। कंप्यूटर की जो सेंट्रल कम्युनिकेशन होती हैं वो सारी इसी के थ्रू होती हैं, और ये कनेक्टिविटी करने करते वक्त एक बैकबोन होता है जो कि एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को कनेक्ट करता है तमाम इसके जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उससे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मदरबोर्ड।
In MS Word, we can create another copy of document by save as the option. देखें, आपने अगर वो फाइल भी आप चाहते हैं रहे, एक उसी नाम से दूसरी फाइल या किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, उसी को ओपन करके लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आता है फाइल का, फाइल पे क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आता है सेव एज का। सेव एज पे क्लिक करेंगे, वहां पे फाइल का नेम रखेंगे कि कहाँ पे आपने इस फाइल को स्टोर करना है, रखना है, और नीचे उसका नाम क्या देना है वो लिखेंगे। ओके का बटन दबाएंगे तो सेव एज हो जाएगा, वो जो फाइल है वो दूसरी जगह सेव हो जाएगी। सो एम एस वर्ड की हो या एक्सेल की हो या फिर पावर पॉइंट की फाइल हो, वो सेव एज के थ्रू उसकी दूसरी कॉपी बन जाती है। सो या तो फिर आप कॉपी कर लें उसको, नहीं तो सेव एज के थ्रू भी होता है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप इन 1950। पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था 1950 में हुआ था। बी इज राइट ऑप्शन। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसको GMOS कहते थे। इसको जनरल मोटर्स ने क्रिएट किया था IBM मशीन के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के लिए। सो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 में डेवलप हुआ था। बी इज राइट ऑप्शन। IC स्टैंड्स फॉर, IC से क्या मुराद है? इंटीग्रेटेड